अब कल देखो क्या हुआ। बहुत ही बड़ा दिन था। मीटिंग होनी थी, ईरान की मीटिंग होनी थी यूएस के साथ पाकिस्तान में। बट ईरान डिडंट शो अप एंड यूएस यहाँ सुबह से वेट कर रहा था, ठीक है, बट ईरान नहीं आया। यस, सो तेहरान ने का कहना है कि हम रिफ्यूज़ करते हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करने वाले लेटेस्ट राउंड्स में ऑफ डिस्कशंस। हम डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे यूएस के साथ, और मीडिएटर्स के थ्रू तो बिल्कुल नहीं। अब यूएस वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, इनका जो ट्रिप था वो अब ऑन होल्ड है टू इस्लामाबाद। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, अर्लियर उन्होंने कहा था कि ईरान ने अब कोई चॉइस ही नहीं दिया, दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू नेगोशिएट, इन्हें नेगोशिएट करना होगा। एंड हमारी मिलिट्री बिल्कुल तैयार है ईरान जाने के लिए और उन पर हमला करने के लिए। अब ट्रंप ने कहा कि ही इज़ रेडी टू रिज्यूम ईरान बॉम्बार्डमेंट अगर बातचीत आगे फॉल्टर करती है, मीन्स इट फॉल्स, सक्सेसफुल नहीं होती, अनसक्सेसफुल होती है, तो ही इज रेडी टू बॉम्बार्ड ईरान। एंड आई एक्सपेक्ट टू बी बॉम्बिंग, हम बॉम्बिंग इसलिए करेंगे बिकॉज आई थिंक दैट्स बेटर एटीट्यूड टू गो विद। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के, किसी बड़े मेजर कंट्री की, जो इतने कैजुअली दूसरी कंट्रीज को बॉम्ब करने के बारे में बात कर देते हैं कि यार इसे बॉम्ब कर देंगे, इसको मार डालेंगे, इसके हॉस्पिटल्स उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई देसी एकदम गुंडा है और वो वहाँ पे बैठा हुआ है एंड सारे मूवीज़ के डायलॉग वहाँ पे बोल रहा है। अब देखो ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया। ईरान ज़्यादा सोफिस्टिकेटेडली एक्ट कर रहा है अपेरेंटली, अगर आप देखो, एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो ईरान पार्लियामेंट के स्पीकर है मोहम्मद कलीबाफ, इनका ये कहना है कि नए कार्ड्स आ चुके हैं बैटल फील्ड पे एंड अभी हमने रिवील नहीं किया है। क्या है वो कार्ड्स, हम अभी रिवील नहीं करेंगे। एंड पूछा गया कि क्या ये कंटिन्यू करेंगे सीज फायर, क्या प्रोग्रेस है टॉक्स में, तो यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि आई डोंट वांट टू डू दैट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, इतना समय नहीं हमारे पास। इट रिमेन्स अनक्लियर कि अभी सीज फायर है या सीज फायर एक्सपायर हो चुका है ट्यूसडे या वेंसडे नाइट। जो शिपिंग ट्रैफिक है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कहीं ना कहीं ब्रॉडली हॉल्टेड है, अभी कोई ट्रैफिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर रहा है। तो कल मीटिंग हो रही थी, मीटिंग नहीं हो पाई, राइट। इसका ओवरऑल जस्ट यही है इस आर्टिकल का। बट आप देखो अब क्या हुआ। क्रूड ऑयल इस न्यूज़ के आते ही, ये देखो क्रूड ऑयल 100 जाना शुरू हो गया। अब अगर ये 100 जाना शुरू हो जाता है ना, तो इंडिया की तो हालत ख़राब पहले शुरू हो जाती है होनी, क्योंकि यहाँ पे रुपया लगातार डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है और इससे हमारे मार्केट्स पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म $100 या उससे ऊपर ट्रेड करता है जो भी फ्यूल प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस है, तो ये हमारे ग्रोथ को हिंडर करेंगे 100%। इंडिया के ग्रोथ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, हमारे इन्फ्लेशन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। एंड जो हम इतना मॉनेटरी ईजिंग अभी तक देख रहे थे, बहुत ही कम देख पाए यार, ज़्यादा तो देख भी नहीं पाए सारा ख़त्म, सारा चला जाएगा वापस। सो दिस इज़ रियली बैड फॉर अस, ठीक है। अब यही एक अपॉर्चुनिटी भी बन गई है, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी भी देखेगी बहुत सारे सेक्टर्स में नई पॉलिसीज़ लाने का, बहुत सारी चीज़ों को रेजुविनेट करने का। अब जैसे रिफॉर्म्स कहाँ आ सकते हैं, अब देखो रिन्यूएबल में और बेटर काम आ सकता है, राइट, बिकॉज वी नो कि हम एनर्जी के लिए डिपेंडेंट इतने ज़्यादा है, तो फिलहाल के लिए तो तुरंत डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमें रिन्यूएबल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इन पे काफ़ी फोकस रहने वाला है। इसी के बाद आप देखो शिपिंग वगैरह पे काफ़ी फोकस रहने वाला है, ठीक है। जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री है, जो है ही नहीं, आप समझो, इस पे काफ़ी फोकस रहने वाला है। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस आएंगे, कहीं पे बहुत पॉजिटिव आएंगे और नेगेटिव तो बहुत ब्रॉडली आएंगे। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे सेक्टर्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कुछ, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ओवरऑल सब पे आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और यह है हाउस होल्ड एलपीजी सेल्स के बारे में। अब एलपीजी सेल्स में 8% का डिप आया है। तो मैं बात कर रहा हूँ एलपीजी जो है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का जो सेल है वो 8% ड्रॉप हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया भाई। अब एलपीजी सेल्स टू हाउस होल्ड 8% का ड्रॉप दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में इन मार्च, क्योंकि जो स्टेट रन ऑयल कंपनीज है ना, उन्होंने सप्लाई को ही ऑप्टिमाइज कर दिया है टू ऑफसेट अ शार्प डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स ट्रिगर बाय ईरान वॉर। तो ऐसा क्या कर दिया इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की 8% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब इंडियन जो रिफाइनर्स हैं, जो प्रोसेस करते हैं क्रूड को, क्रूड खरीदते हैं हम लोग, तो क्रूड कैसा होता है, क्रूड एक बैरल में आता है, ऐसा गोल बैरल में आता है हमारे पास क्रूड। अब ये जो गोल बैरल में आता है, इसको प्रोसेस करके इससे पेट्रोल निकाल लिया, इसके अलावा डीजल निकाल लिया, ठीक है,
और बहुत सारे दूसरे पेट्रोकेमिकल्स भी निकलते हैं इसी से। तो हम प्रोसेस कर रहे हैं कितना, 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे। मार्च में ये 2% कम है देन अ ईयर अर्लियर। और जो ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट्स भी है वो 17% गिरे अकॉर्डिंग टू ऑयल मिनिस्ट्री डेटा। हाउएवर जो क्रूड इंपोर्ट बिल है ये डिक्लाइन हुआ है टू 5% टू $11.7 बिलियन। फुल ईयर इंपोर्ट बिल भी हमारा 11% ड्रॉप हुआ था, ड्रिवन बाय लोअर एवरेज क्रूड प्राइसेस। तो जो फायदा हुआ था पिछले साल सारा का सारा लगता है इस साल खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कमर्शियल एलपीजी कंजम्पशन की, जहां पे बहुत बड़ा क्रंच है। आपके घर में सिलेंडर आ रहा है, लेकिन आपके जो रेस्टोरेंट्स है ना उनसे पूछो, सारा चाय भी अब इंडक्शन से बन रही है, ठीक है, रेस्टोरेंट्स में। एंड सेल्स ड्रॉप हुआ है 48%। गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई देखो कमर्शियल खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, डोमेस्टिक में सिलेंडर पहुंचनी चाहिए, लोग भूखे नहीं सो सकते, राइट, रेस्टोरेंट बंद रह सकता है। तो जो बल्क एलपीजी सप्लाईज हैं प्राइमरली टू इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, 75% का ड्रॉप आया। इसका मतलब आप सोचो कि होटल्स, क्या हालत हुई होगी रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की। इन कॉन्ट्रास्ट जो सप्लाईज है ऑटो एलपीजी यूजर्स की, ये बढ़ी है 30%। तो ओवरऑल एलपीजी सेल्स बाय स्टेट ऑयल कंपनीज ये डाउन हुई है 13%। 90% एलपीजी भी हम इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया है। और हर एक सेगमेंट ना कस्टमर का इम्पैक्ट फील करेगा ही करेगा। लेकिन हाउस होल्ड को जो सप्लाई करते हैं उसको हमने मेंटेन किया। और कहाँ से कट किया इन्होंने, कमर्शियल से कट किया। 75% तक का ड्रॉप आया कमर्शियल सेल्स में। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। और आप देख सकते हो इससे हमें समझ में आता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और होटल सेक्टर में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। होटल हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, रिजॉर्ट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बेसिकली वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कॉस्ट तो उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है हमें लगता है। गवर्नमेंट पुशेस केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्टरनेटिव्स एट आउटपुट स्लम्स। आप ये देखो, फर्टिलाइजर के लिए, फर्टिलाइजर कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए मैं बता देता हूँ। अब इस साल मानसून जो है ना वो बिलो नॉर्मल रहने वाला है। अब बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा, वी नो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर आउटपुट कम हो जाएगा। अब इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम चाहेंगे कि एग्रीकल्चर आउटपुट कम ना हो। कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी और गरीब आदमी और ज़्यादा परेशान हो जाता है वहाँ पे, राइट। इंडियंस को काफ़ी इम्पैक्ट कर देती है चीज़ें, क्योंकि फूड पे जो हम खर्चा करते हैं ना, परसेंटेज ऑफ आवर इनकम, वो बहुत बड़ा होता है फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर मैं कह रहा हूँ जो शहर में भी अगर काम करके कमा रहे हैं, जो बेसिक वेज कमा रहे हैं, उनके लिए इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। अब आते हैं मुद्दे पे, फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा, राइट, केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे थोड़े प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करने के लिए। अब फर्टिलाइजर में हमारी डिपेंडेंसी है बाहर पे, और स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। एक तो फर्टिलाइजर के लिए चाहिए होता है क्रूड, ठीक है। अब देखो कितनी किस्मत खराब है इनकी। एक तो चाहिए इनको क्रूड, जो ऑलरेडी सप्लाई शॉक हो चुका है, ये तो भैया नहीं है हमारे पास। दूसरा इनको पता है क्या चाहिए, इनको चाहिए गैस, नेचुरल गैस, क्योंकि एज अ एनर्जी ये इसको यूज करते हैं, सीएनजी को यूज करते हैं। केमिकल्स में ये क्रूड ऑयल को यूज करते हैं, क्रूड ऑयल से जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है करीब 24.6% गिर चुका है लोकल आउटपुट मार्च में। और इससे क्या हुआ है, स्केल अप हो रही है ऑल्टरनेटिव्स की, कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को यूज कर लें, ऑर्गेनिक्स को यूज कर लें, बायो फर्टिलाइजर यूज कर ले। लेकिन हमें जल्द से जल्द इसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। अब गवर्नमेंट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स में एक टारगेटेड कैंपेन भी रन कर रही है, टारगेट कर रही है, जहाँ पे जो हैवीएस्ट यूज़ हो रहा है बल्क फर्टिलाइजर्स का, जैसे यूरिया, डैप और इसके अलावा और दूसरे अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, कि वहाँ पे क्विक और मेजरेबल रिजल्ट्स लिए जाए। एक्शन प्लान है डिफाइंड रूल्स के साथ, टाइमलाइंस के साथ, जिसे फाइनलाइज किया जा रहा है ताकि एक्सेलरेट हो एडॉप्शन एंड स्टेबलाइज कर पाए सप्लाईज को। गवर्नमेंट थ्रू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है रोड मैप, जहाँ पे ये लोअर करेंगे यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, टारगेटिंग रिडक्शन ऑफ, कह रहे हैं कि हम 5% कम करेंगे इस साल यूज़, और 25% कम कर देंगे बाय 2030। और जो क्रिटिकल फर्टिलाइजर है ना, जैसे यूरिया हो गया, डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, इनका जो भी रॉ मटेरियल है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के लिए, वो डिसरप्ट हो चुका है अब, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और ये की रूट भी है जो मिडल ईस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया से। तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, यूरिया हो गया और सॉइल न्यूट्रिएंट्स हो गए, इस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वो भी भाई बाहर से तो लाना पड़ेगा हमें। इसके अलावा LNG, सॉरी मैंने CNG लिखा था, फॉरगेट दिस, ये गलत है, इट्स LNG, ठीक है।
सप्लाई ऑफ एलएनजी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्टिलाइजर वगैरह बनाना बहुत एनर्जी इंटेंसिव काम है, गैस बहुत यूज होती है, क्रिटिकल इनपुट होता है ये, और ये भी सेवरली डिसरप्ट हो चुका है। ऑफ कोर्स कतर ने यहाँ पे फोर्स मेजॉर कर दिया है, मतलब कि क्या दिया है कि हम सप्लाई तो नहीं कर पाएंगे, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं। फोर्स मेजॉर क्या होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कि मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको लेट्स से ये सर्विस प्रोवाइड करके दूंगा, ये प्रोडक्ट दूंगा, लेकिन अब वॉर हो चुकी है तो वो ऑलरेडी इम्पॉसिबल हो गया है, ठीक है, जो मेरे हाथ में नहीं है ये, ना आपके हाथ में होगा, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल है इस अग्रीमेंट को, सर्विस को कंप्लीट करके देना, एग्जीक्यूट करना, तो अब ये नहीं हो सकता, तो ये होता है फोर्स मेजॉर। अब गवर्नमेंट सिंस परचेज करती है गैस को स्पॉट में सेवरल टाइम्स हायर जो चल रहा है प्राइसेस, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एलोकेशन हो रहा है टू फर्टिलाइजर कंपनीज, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे हो रहा है अब। तो बहुत क्रूशल टाइम था, इंडिया का खरीफ सीजन था एंड लार्जेस्ट प्लांटिंग पीरियड होता है जो जून से स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे 50% से ज़्यादा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको इम्पैक्ट करने वाला है। और ऑयल सीड्स, पल्सेस, राइस, कॉटन, मेज, शुगर केन, ये इसी सीजन में सो किए जाते हैं, तो बहुत वाइटल है हमारे फूड इन्फ्लेशन के लिए। सो ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड कि हमारे इन्फ्लेशन डेटा पे इम्पैक्ट आने वाला है भैया इसका, एंड आप देख लो राइट, इससे हमारे एफएमसीजी कंपनीज पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। एफएमसीजी कंपनीज जैसे नेस्ले, आईटीसी, टाटा या टाटा कंज्यूमर हो गई, ये सारी एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, और इनके ऊपर काफ़ी असर आएगा क्योंकि इनका इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, अब इन्हें प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ाएंगे तो डिमांड पे असर आएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब बात करता हूँ अमेज़न की। अमेज़न हमारे फार्मर से कुछ खरीदने वाला है, लेकिन वो खरीदने वाला है बहुत ही अलग चीज़। वो कोई फूड ग्रेन या सब्जियां और फल नहीं खरीदने वाला है। अमेज़न खरीदने वाला है, ध्यान से सुनना, नया कॉन्सेप्ट है, आप समझो, बहुत लोगों को पता होगा लेकिन आज 90% लोगों को नहीं पता होगा। ये इन्होंने $30 मिलियन 280 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एग्रीमेंट गुड राइस अलायंस से। ये ना कार्बन क्रेडिट जो जनरेट कर रहे हैं ना इंडियन राइस फार्मर्स, ये उसको खरीदेंगे। तो गुड राइस अलायंस एक एंटिटी है इक्वली हेल्ड बाय 3 ग्लोबल कंपनीज, जर्मन फार्मास्यूटिकल एग्रो केमिकल मेकर बेयर, इसके अलावा जेन जीरो ऑफ सिंगापुर, इन्वेस्टमेंट फर्म टेमासेक, और एक शेल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफ एनर्जी मेजर शेल। अब ये पहला एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट डील है इस साइज का इंडिया में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट है एक्चुअली ये ग्लोबली। एंड मोस्टली जो डील्स है ना ये वो कंपनी कर रही है, ऑपरेट कर रही है, जो ऑपरेट करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वो ले रही हैं डील्स। जो परचेज है ये अमेज़न की मदद करेगा काफ़ी, ऑफसेट कर पाएंगे अपने ग्लोबल एमिशंस को, और अपने नेट ज़ीरो गोल्स को ये एडवांस कर पाएंगे। अब ये क्या है नेट ज़ीरो कार्बन खरीद रहा है क्या है? अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो मेरी जो कंपनी है ना, लेट्स से वो 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब इतना एक साल में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो नए रूल्स आए ना कार्बन क्रेडिट्स के, ये कह रहे हैं कि आप ना या तो खुद से प्रोड्यूस करो बेसिकली इतना, मतलब ऑक्सीजन की आप कह सकते हो कि इसको आप ऑफसेट कर पाओ, ठीक है, उसको आप ऑफसेट करो 1 kg ऑक्सीजन से, लेट्स से, या फिर आप क्या करोगे कि आप ये किसी और से खरीद लो। अब बहुत सारे लोग क्या हैं ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ पे ये इनके पास कार्बन क्रेडिट्स वो जनरेट कर रहे हैं, उनके पास क्रेडिट्स हैं। अब अमेज़न लेट्स से नेगेटिव चल रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, कोई भी और कंपनी नेगेटिव चल रही है, वो क्या करेगी, वो ऐसे बायर को बंदे को ढूंढेगी जो पॉजिटिव, जिसके पास क्रेडिट्स हैं। जैसे जो प्लांटेशंस हैं, एग्रीकल्चरल वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आप कह सकते हो कि CO2 कम हो रहा है, वो O2 और प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अब ये ग्लोबल सिस्टम बन चुका है, तो ये कंपनीज क्या कर सकती हैं, ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकती हैं, और जो भी वो कार्बन प्रोड्यूस कर रही है ना अपने फुटप्रिंट को, उसको वो नलीफाई कर सकती है ये क्रेडिट्स को खरीद करके। तो यू कैन सी कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है ये, अगर 280 करोड़ की डील, वन ऑफ द बिगेस्ट डील यहाँ पे हुई है इन द वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया, मैं कह रहा हूँ। एंड दिस कैन बी अ वेरी बिग बिजनेस। माइक्रोसॉफ्ट अगर आप देखोगे तो इन्होंने सॉइल कार्बन क्रेडिट एग्रीमेंट वैल्यू किया है 171 to 228 मिलियन डॉलर्स। मेटा ने एग्री किया है कि एक डील करेंगे अप टू $16 मिलियन फॉर फॉरेस्ट्री क्रेडिट्स, ठीक है। सो दिस इज बिकमिंग अ बिग बिजनेस नाउ।
Amara Raja plans to begin bulk production of EV cells in 2027. अब फाइनली इंडिया में EV cells अगर आप देख सकते हो तो इसका प्रोडक्शन पिकअप कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम लिथियम आयन सेल्स की स्लोली इंडिया में बढ़ रही है. एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स हैं, दे शुड नॉट एक्सपेक्ट एन इमीडिएट कॉस्ट विंडफॉल. ये कहना है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एट अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी. अगर लोकली हम प्रोड्यूस करते हैं ना बैटरी सेल्स को, तो ये मिनिमम 15% प्राइस प्रीमियम इनका रहता है ओवर इंपोर्ट्स एक्चुअली सस्ते हैं चाइना वाले, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है मीनिंगफुल अपस्ट्रीम इकोसिस्टम बनाने में. इनिशियली पूरा इकोसिस्टम आप लगा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, तो कॉस्ट स्टार्टिंग में महंगी होती है. फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो कंपोनेंट्स चाइना 2 डेकेड से बिल्ड कर रहा है, वो अगर हम अभी करेंगे तो हमें को थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी उससे, राइट. उसको एडवांटेज रहेगा स्केल का भी. तो यूनिट डोमेस्टिक सेल मेकर्स जो है वो अचीव करेंगे स्केल ऑफ 8 to 10 गीगावाट आवर और सपोर्ट करेंगे सप्लाई चेन जो डेवलप होता है अराउंड देम. जो इकोनॉमिक्स है वो वर्क नहीं करेगी इन फेवर ऑफ ईवी मेकर्स के लिए, तभी महंगा रहने वाला है. तो कई लोग सोच रहे थे कि क्या होगा अगर हमने लोकली बैटरी प्रोड्यूस कर ली ना, ठीक है, लोकल हो गया ये बैटरी प्रोडक्शन, तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, सस्ता हो जाएगा ये. बट नो, प्राइस नीचे नहीं आने वाला. प्राइस नीचे अभी आने में समय लगेगा, कुछ साल लग सकते हैं, क्योंकि चाइना ने 20 साल स्पेंड किया है इस ओवरऑल चेंज को बनाने को, प्रोडक्शन चेन, वैल्यू चेन क्रिएट करने में, जिसमें इंडिया को भी टाइम देना होगा और तब ये चीज़ सस्ती हो पाएगी. तो इनका कहना है अगर आप देखोगे तो कि फर्स्ट बल्क प्रोडक्शन और लिथियम आयन सेल्स का शुरू करें, और इस सेकंड कंपनी आफ्टर ओला इलेक्ट्रिक जो कमेंस कर रही है लोकल सेल प्रोडक्शन, एंड एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो जो बल्क प्रोडक्शन है at the first giga factory of 2 gigawatt hour will follow in 2027 एंड ये सर्व करेगा इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर मार्केट को, जो इंडिया का सबसे बड़ा सेगमेंट बनने वाला है. इलेक्ट्रिक में लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 2-व्हीलर में लेंगे, सबसे ज़्यादा स्कूटीज बिकने वाली है. कार वगैरह अभी बहुत पीछे रहने वाली है. अगले 10 साल में स्कूटी और 2-व्हीलर में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. कॉन्सेंट्रेशन को भी डीरिस्क करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये एडजेसेंट सेगमेंट्स जैसे पावर टूल और लॉन और गार्डन इक्विपमेंट सबको ये कहीं ना कहीं सर्व करने वाला है. और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी एमा किया है इन्होंने थ्रू 2032 कि लिथियम सेल एंड पैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड कर पाए. सो दिस इज़ फ्रॉम अमर राजा, आप देख सकते हो. एंड इट्स गुड इंडिया में अगर हम लोग लिथियम सेल्स, बैटरी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फाइनली. तो अब बात करते हैं फिर से यूएस की, और सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस बजट की जो है $1.5 ट्रिलियन. यस, पेंटागन, यूएस की बात कर रहे हैं हम लोग. तो ट्यूसडे को इन्होंने अनवील किया है और ज़्यादा डिटेल्स. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का $1.5 ट्रिलियन का जो डिफेंस बजट का रिक्वेस्ट है फिस्कल ईयर 2027 के लिए, सबसे बड़ा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज रहने वाला है डिफेंस स्पेंडिंग में वर्ल्ड वॉर 2 एरा के बाद, ठीक है. यूएस सबसे ज़्यादा बड़ा इंक्रीज कर रहा है. और इन अ न्यू रिंकल जो पेंटागन है, इन्होंने क्या किया है, एक कैटेगरी क्रिएट कर दी है जिसको कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल प्रायोरिटीज़. तो यहाँ पे गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम है. इसके अलावा आप देखो कि ड्रोन डोमिनेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है. ये प्रायोरिटीज़ हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है. तो इसको इन्होंने अलग से कवर किया है. लास्ट ईयर ट्रम्प ने कहा था कांग्रेस को कि नेशनल डिफेंस बजट होना चाहिए हमारा करीब ऑलमोस्ट $900 बिलियन का. फिर इन्होंने ऐड किया $150 बिलियन थ्रू सप्लीमेंटल बजट रिक्वेस्ट, और टोटल प्राइस टैग करीब चला गया $1 ट्रिलियन तक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड, ठीक है. शिप बिल्डिंग की अगर बात करें तो बजट $65 बिलियन तो है 18 वॉरशिप्स को प्रोक्योर करने के लिए, 16 सपोर्ट शिप्स जो जनरल डायनामिक्स बनाती है और हंटिंग इंगॉल इंडस्ट्रीज बनाती है एज पार्ट ऑफ व्हाट पेंटागन इज कॉलिंग द गोल्डन फ्लीट इनिशिएटिव. ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग रिक्वेस्ट है 1962 के बाद, ठीक है. मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड वॉर के टाइम की. जो बजट है वो कह रहा है कि लॉकहीड मार्टिन का F-35 प्रोक्योरमेंट बढ़ा करके हमें 85 एयरक्राफ्ट पर ईयर करना है, जो इंक्लूड करता है $102 बिलियन का एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट 26% ईयर इंक्रीज होना चाहिए ओवर द प्रायर ईयर, ऑफिशियल्स का ही कहना है. जो डेवलपमेंट है नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स जैसे कि बोइंग को F-47 फाइटर जेट, ये भी एक प्रायोरिटी है. एंड $6.1 बिलियन रिक्वेस्टेड है नॉर्थरप गवर्नमेंट्स का B-21 बॉम्बर के लिए. तो ड्रोन्स पे भी इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है. लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ड्रोन वॉरफेयर पे, ठीक है, जहाँ पे काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी लाई जाएगी यूएस में. अगर सामने वाला ड्रोन कर रहा है सो दे वुड लाइक टू बिल्ड समथिंग जो उसे काउंटर कर पाए और उसे और वो स्केल भी कर पाए.
हर जगह पुश कर पाएँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ड्रोन एक बहुत ही सस्ता और बहुत ही लीथल वेपन बन चुका है पूरी दुनिया में। आपने रशिया यूक्रेन वॉर के काफ़ी सारे क्लिप्स देख लिए, न्यूज़ देख ली, जहाँ पे बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है स्पेसिफिकली यूक्रेन ने उसका। तो $53 बिलियन तो सिर्फ ऑटोनॉमस ड्रोन्स प्लेटफॉर्म्स और वॉरजोन लॉजिस्टिक्स के लिए है। जितना वो ड्रोन पे खर्चा करने वाले हैं उतना तो इंडियन आर्मी का पूरा बजट है यार, आप ये सोचो, उतने का तो वो सिर्फ ड्रोन लेने वाले हैं। तो देख सकते हो आप दोनों कंट्रीज़ के स्केल में क्या डिफरेंस है। पूरी दुनिया के सारी कंट्रीज़ का बजट मिला दोगे, उसको डबल कर दोगे, तब भी वो बजट यूएस के बजट को टच नहीं कर पाएगा। इतना बड़ा बजट है ये। सो इंडिया और बाकी कंट्रीज़ भी यहाँ पे क्या कर रही हैं, अब इस रेस को ज्वाइन कर रही हैं, और उन्हें करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में ये आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे। और वो क्यों स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि एआई एंड ड्रोन, ये दो नई टेक्नोलॉजीज़ है जो डिफेंस में आ चुकी है, और सारी कंट्रीज़ अपने आप को इसमें सुपीरियर बनाना चाहेंगी। ठीक है, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगे, और यही चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। दूसरा, कंट्रीज़ अब ग्लोबलाइज नहीं है, इंडिविजुअल हो गई हैं, क्योंकि यूएस ग्लोबल लीडरशिप से अपने आप को हटा रहा है। तो सारी नेटो से भी बोलता है कि हम हट जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस में भी उसने अपना रोल बिल्कुल, मैं कहूँगा, अबैंडन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंट्रीज़ इंडिविजुअली अपने सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी पैसा स्पेंड करने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक। थैंक यू।